वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने के भारतीय अज़ाइम नाकाम होंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हिंदुस्तान के जो अज़ाइम थे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए, उसमें इंशाअल्लाह वो नाकाम होगा। जो लेजिस्लेशन की गई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए, माजी करीब में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका एतराफ़ दुनिया करती है, एक्नॉलेज करती है। जो 27 के करीब जो एक्शनेबल आइटम्स उन्होंने हमारे सामने रखे थे, मैं समझता हूँ उन 27 में से 21 तो मैं कह सकता हूँ वसूख से, जिस पर 100% आप अमल दरामद कर चुके हैं। जो बकिया 6 रह गए हैं, उस पर भी आप आगे खासे बढ़ चुके हैं। मेरी नज़र में इस सारी पेशरफ्त को सामने रखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि फैटफ के फोरम को पाकिस्तान के इन इक़दामात को पॉजिटिवली देखना चाहिए। कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वक्त क्या हुआ, मरियम नवाज और पुलिस टीम के बयानात में तजाद सामने आ गया। पुलिस टीम कहती है कमरे का दरवाजा नहीं तोड़ा, कैप्टन सफदर को इज्जत के साथ थाने लाए, उन्हें रिसेप्शन से फोन किया गया था। ये भी कहा कि वो नीचे नहीं आए। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जबरदस्ती साथ ले जाया गया है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का, उसको तोड़ा, जोर से जबरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी पुलिस ऑफिसर या अहलकार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के कमरे का दरवाजा नहीं तोड़ा। ये वही बारिश SHO मोहम्मद सईद हैं, जिनके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़े कसीदे पढ़े। जब आला हुक्काम ने छापामार टीम को तलब किया तो SHO ब्रिगेड थाना मोहम्मद सईद ने झूठ की कलई खोल दी। इंकशाफ किया कि 2 मोबाइल्स पर मुश्तमिल छापामार टीम को होटल इंतजामिया ने इस्तकबालिया पर ही रोक लिया था। इंटरकॉम पर सफदर ऐवान से बात कराई गई। उन्हें बताया गया कि आपको मुकद्दमे में गिरफ्तार करने आए हैं। पुलिस टीम 30 मिनट तक इस्तकबालिया पर ही कैप्टन रिटायर्ड सफदर का इंतजार करती रही। जब वो नहीं आए तो लिफ्ट के जरिए पुलिस टीम ऊपर गई। दरवाजा तोड़ा नहीं बल्कि खटखटाया। सफदर आवान खुद बाहर आए। उनके साथ सादा लिबास में 5 से 7 सिक्योरिटी गार्ड भी थे। पुलिस टीम के मुताबिक सफदर आवान को दीगर मुल्जिमान की तरह मोबाइल में पीछे नहीं बल्कि बाइज्जत अंदाज में ड्राइविंग सीट के बराबर वाली नशिस्त पर बिठाया गया और थाने लेकर आए। अहमद रहमान खान, समा, कराची। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि मज़ार-ए-कायद पर हुल्लड़बाजी के वाक़े को 1 हफ्ता गुजर गया, PDM या नून लीग की तरफ से किसी ने माफ़ी तक नहीं मांगी, जो अफसोसनाक है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि झूठ बोलना PTI का वतीरा है। PTI की कठपुतली हुकूमत इदारों को खुद मुतनाज़े बना रही है। मज़ार-ए-कायद पर नारेबाजी और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर बयानात और इल्जामात का सिलसिला जारी। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं अफसोसनाक वाक़े पर PDM और नून लीग को शर्मिंदगी तक नहीं। कोई अपने बाप की कब्र पे इस तरह की हुल्लड़बाजी करता है जाके, बात में गलती ये हो गया, माफी, वो माफी नहीं, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, नॉट एक्सेप्टेबल। जो वीडियो दिखाई है, जो मंजर आम पे आई, जिसमें तमाशा दिखाया गया है, आप इनका एक और झूठ पकड़ा गया। तलाल चौधरी बोले PTI का झूठ वाजे हो गया। भांजा है एक MPA का, वो भी कहती थी कि भी वो मज़ार-ए-कायद पे मौजूद था, वो भी झूठ निकला। IG का अगवा भी सच निकला। तो इनको तो झूठ बोलने की आदत है और झूठ जितना मर्जी बोले। फुटेज जो है वो बड़ी क्लियर है। इनका मजीद कहना था कि PTI जानबूझकर इदारों को मुतनाज़े बना रही है। कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर आवान की गिरफ्तारी की तहकीकात पर मरियम नवाज का कहना है कि मामले का नोटिस हुकूमत या अदलिया को लेना चाहिए था, किसी और को नहीं। तहकीकात 30 दिन में होने का मतलब मामले को दबाना है, मगर ऐसा होने नहीं देंगे। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाज़त नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो, उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाए। आपके पास ये वारंट नहीं था।
ये हमला हुआ था मेरे पे, मैंने उसी वक्त सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है। नोटिस जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए। जो स्टेट अब स्टेट सामने आई उसमें कहाँ है इमरान खान? ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे तो ये नहीं होगा। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है। जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो, आवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ। बहुत बड़ा वाक़या है और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बनेगी। हुकूमत नहीं जा रही बल्कि नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान की जेल में होंगे। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी वालदा का बदला ले लिया। मरियम नवाज की बातों में तजाद है। चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस पर बयानात देने वालों ने शायद सफदर अवान को VIP प्रोटोकॉल के साथ पुलिस वैन में जाते हुए नहीं देखा। हर जगह को दिखाया गया, ये नहीं दिखाया कि कहीं पे दरवाज़ा टूटा है। कैप्टन सफदर अवान साहब सुकून के साथ अपनी गाड़ी तक गए। मरियम सफदर अवान, उन्होंने मुतज़ाद बातें की। एक तरफ वो कहती हैं कि इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं, दूसरी तरफ कहती हैं कि इंक्वायरी हुई तो मैं पेश होंगी। जो उनके दरबारी हैं उन्होंने भी चादर और 4 दीवारी का कई दफ़ा जिक्र किया। बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई। क्या क्या अलकाबात से आपने उन्हें नवाजा। उस वक्त चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ आपके जहन में नहीं था। जो मुतज़ाद बयानात सिंध हुकूमत के और मरियम सफदर अवान के लगते हैं, उससे ज़ाहिर यही होता है बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का बदला इनसे ले लिया है। नवाज शरीफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़ेह अल्फाज में इनको झूठा करार दे चुकी है। 1 बजे एक आ जाता है, झूठ बोलता है, दूसरा 2 बजे आ जाता है, झूठ बोलता है। मेरा छोटा बेटा पूछता है कि बाबा आप इनको जवाब क्यों देते हैं, ये तो सारे झूठे हैं। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं। यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। और क्या सियासी बहन भाई तजादात का शिकार हो रहे हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो अलग अलग ट्रैक पर आ गए। बिलावल भुट्टो ने गिरफ्तारी के मामले की तहकीकात के लिए आर्मी चीफ से दरख्वास्त की, जबकि मरियम नवाज कहती है अदलिया और हुकूमत को ही तहकीकात करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान भी बिलावल की अपील पर सवालात उठा चुके। नोटिस जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए। ये है मरियम नवाज का बयानिया, मगर इन्हीं के मुंह बोले भाई बिलावल का बयानिया तो इससे बिल्कुल अलग है। मैं मुतालबा करता हूँ DGISI से, जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। नोटिस जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी, क्या PDM की लड़ियां बिखरने लगी सारी? क्योंकि एक तरफ बिलावल ने की तहकीकात की अपील, मगर मरियम नवाज ने अलग ही दी दलील। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। सिर्फ मुंह बोले भाई ही नहीं, मरियम की अपनी पार्टी की तर्जुमान और हम नाम मरियम औरंगजेब भी यही अपील कर चुकी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंक्वायरी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में किसने हमला किया, किसके ऑर्डर पे हुआ और क्यों हुआ, उस इंक्वायरी रिपोर्ट का ये भी हिस्सा होना चाहिए। आर्मी चीफ के नोटिस को पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी ने भी सराहा। इट्स वेरी इनकरेजिंग कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो एक इंक्वायरी ऑर्डर की है और उन्होंने कहा है कि जी लेट अस फाइंड आउट द फैक्ट्स। दूसरी तरफ PDM के सरबराह अपनी इत्तेहादी जमात की सरकार पर ही सवाल उठाते हैं। अगरचे सिंध हुकूमत ने
इंक्वायरी के अमल को कबूल किया है। ताहम ये सवाल अपनी जगह पर अहम है कि जिनको इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, इंक्वायरी भी वही करेंगे। यही नहीं, नून लीग के रहनुमा भी इस मामले पर एक पेज पर नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में सबकी अपनी अपनी मूवमेंट बता रही है कि ट्रेन एक ट्रैक पर नहीं जा रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने लाहौर में एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। लीगी रहनुमाओं ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने का इल्जाम लगाया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सिजरा खयास। कराची वाक़े पर लीगी खवातीन बरहम, विफाकी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं इस मामले पर अब मट्टी डलने नहीं देंगे। होटल की सीसीटीवी बाहर आ गई है तो वो आपने देखा है कि उस फुटेज के अंदर एक कैमरामैन है जो तमाम मामलात की फुटेज बना रहा है। वो फुटेज भी सामने आनी चाहिए, उसमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। ये कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। MNA सायरा अफजल तारन ने कहा विफाकी हुकूमत मरियम नवाज से खौफजदा है। होटल में जो कुछ हुआ टेक्नोलॉजी ने सब कुछ वाजे कर दिया। पता चल गया कि कौन पीछे था कौन आगे था और अब इसको वो इस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत ने किया। मुजाहरे में शरीक खवातीन ने कहा कि हुकूमत के खात्मे तक इनकी जदोजहद जारी रहेगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। कैप्टन सफदर की होटल से गिरफ्तारी। नून लीग को याद आ रही है चादर और चार दीवारी, मगर नवाज शरीफ के दौर में पुलिस लोड शेडिंग पर एहतजाज करने वालों के घरों में घुस गई थी। सानेह मॉडल टाउन के वक्त भी किसी को खवातीन और बच्चों का ख्याल नहीं आया था। पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का इफ्तिताह होगा। नेटफ्लिक्स की तरह फिल्मों और शोज़ की सर्विस दस्तयाब होगी। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तेज़ तरीन ओवर द टॉप सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। मवाद कैसा होगा, क्या नशर होगा, पैमरा गाइडलाइंस तैयार करेगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि सुस्त रफ्तार इंटरनेट सर्विस पर भी पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स बेहतरीन अंदाज से चल सकेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। फवाद साहब, पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स कब तक लॉन्च हो जाएगा और क्या मामलात इस मुतालिक तय पा चुके हैं? कि ये जो OTT है इसके दो हिस्से हैं, एक टेक्नोलॉजी पार्ट है और एक कंटेंट पार्ट है। इसका जो टेक्नोलॉजी है इसमें चूँकि कंप्रेशन काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। मसलन अगर आप नेटफ्लिक्स देखें तो वो एक जो इवन स्लो इंटरनेट के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, आपको वीडियो रुकती नहीं है वो इस वजह से कि उनकी कंप्रेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी है। तो वो हमने जो है पाकिस्तान में अब हमने जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की है वो भी इट्स एज गुड एज नेटफ्लिक्स। दूसरा जो है वो कंटेंट पार्ट है। अब हमारा ये अब जो हमारा काम ये है कि हम इनकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और कंटेंट कंपनीज हैं, इनको हम आपस में मिलाएंगे और ये कंपनीज जो है ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी। जो गाइडलाइंस है कंटेंट की वो पैमरा देगा, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखना पड़ेगा। जी सर ये भी बताइएगा कि कितनी बड़ी ये मार्केट होगी और कितनी कंपनी आएंगी इसमें? OTT की जो मार्केट है वो तकरीबन $20 बिलियन की है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जिस तरीके से इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है और उसकी जो रीच है बढ़ रही है, तो जाहिर है कि OTT जो है वो फॉर्मल जो इस वक्त तक एंटरटेनमेंट चैनल या दूसरे चल रहे हैं उसको टेक ओवर कर लेगा। और खुसूसन कोविड की वजह से जब सिनेमा के ऊपर दोबारा उस तरह का नहीं है तो जाहिर है ये बहुत एक्सपेंड हो रहा है। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं, पर देखते हैं इंशाल्लाह इसमें कितना है। बट ऑब्वियसली ये तो डिपेंड करता है कि कंटेंट कंपनियां कितनी आगे आती हैं और वो कैसा कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली हम कितना उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये जो कंपनियां आएंगी अब OTT में, ये एक अपॉर्चुनिटी देंगी पाकिस्तानी ये जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, उनको एक पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इस मार्केट में। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। नेटफ्लिक्स की तरह फिल्मों और शोज़ की सर्विस, अहम बात यह है कि अदायगियाँ कैसे होंगी। अदाकार इजाज़ असलम कहते हैं कि इस पर अमल हो जाए तो खुशाइंद होगा, मगर कोई प्रोड्यूसर सरमाया लगाए तो इसकी रिकवरी कैसे होगी? माजी में भी बहुत से सरमायाकार रिकवरी ना होने की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बेहतर प्लानिंग करना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ के पेमेंट्स जो अगर कोई बंदा कोई प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करके लगाता है
पैसे अपने, तो उसकी रिकवरी हो। अभी तो हम लोग जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि 5-5 साल, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि 5-5 साल 4-4 साल से जिन्होंने पेमेंट्स नहीं की प्रोड्यूसर्स की, तो उसमें बहुत सारे लोग बेचारे बर्बाद हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं बेसिक्स, वो पहले तो सही करने ज़रूरी हैं, उसकी जो फिजिबिलिटी बने कि भाई पेमेंट्स किस तरह से लोगों को होंगी, और अगर एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स उसमें काम करेंगे, ये लोग मौका देंगे, तो बहुत हमारे पास ज़बरदस्त टैलेंट है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा खुराक सिंध ने सरकारी निर्ख पर आटा मिलों और चक्कियों के लिए गंदम के चालान जारी कर दिए। 3 से 4 दिनों में आटा 8 से 10 रुपए फी किलो तक सस्ता होने की उम्मीद है। अशरफ खान की रिपोर्ट। महकमा फूड सिंध ने सरकारी गोदामों का मुंह खोला तो गंदम को तरसती आटा मिल्स ने खरीदारी के लिए धड़ाधड़ चालान भरने शुरू कर दिए। 2.5 नंबर आटे की फी किलो कीमत में 7 रुपए कमी के बाद अब आम बाजार में आटा 59 के बजाय 52 रुपए किलो मिलेगा, मगर अवाम को मजीद 3 से 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। गंदम हमारे पास आएगी इंशाल्लाह मंडे को आएगी, लेकिन हमने सब कुछ सूरत हाल देखते हुए आटे के रेट 52 रुपए किलो कर दिए। कराची के फ्लावर मिल्स को 100 किलो गंदम की बजाय 5,38,000 जबकि चक्की मालकान को 12,000 बोरियां सरकारी रेट पर दी जाएंगी। 100 किलो की एक बोरी का दाम तकरीबन 3700 रुपए मुकर्रर है। जो भी गंदम आएगी इसकी सही मॉनिटरिंग करेंगे आप, और मॉनिटरिंग करके जो भी मार्केट में जाएगी वो तकरीबन 50 रुपए का रेट तय हुआ है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मलीर के मुताबिक कराची के 3 सरकारी गोदामों में इस वक्त 16 लाख बोरियां मौजूद हैं। कराची और हैदराबाद समेत मीरपुर खास, लाड़काना और शहीद बेनज़ीर के लिए मजमूई तौर पर 100 किलो गंदम की 8,50,000 बोरियां सप्लाई की जाएंगी। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ अशरफ खान, समा, कराची। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को मात देने के लिए इस्लामाबाद में सस्ते बाजार लग गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से लगाए गए इन बाज़ारों में कौन कौन सी अशियाए ज़रूरियात दस्तयाब हैं और आम बाजार से कितनी सस्ती हैं, बताएंगे हमें आबिद अली। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफे का चर्चा, मगर ये क्या, यहाँ तो आटे का 20 किलो वाला थैला 860 रुपए में बिक रहा है और चीनी किस्मत से मिले भी तो बहुत महंगी, मगर यहाँ 100 रुपए किलो बिक रही है। सब्जी हो या फ्रूट, यहाँ सब सस्ता मिलेगा क्योंकि इस बाजार का तो नाम ही सस्ता बाजार है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बाजार तजर्बाती तौर पर लगाया गया है, इसीलिए ना तो ज्यादा स्टॉक है और ना ही ग्राहकों का रश। जब हमें यहाँ से सस्ती चीज़ मिलेगी, जो महंगे बेच रहे हैं वो बेशक अपना माल रखे, हम उनसे नहीं लेंगे, हम जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से लेंगे। मार्केट में आम जो दुकानें हैं ना, उनकी निस्बत तो यहाँ ये जो मतलब ये स्टॉल है, ये दुकान कह लें, इस पर रेट कम है। अपने स्टॉल्स पर आइटम्स की कमी से मालकान भी आगाह हैं, लेकिन फिलहाल उनके हाथ में भी कुछ नहीं। इंतजामिया वाले लोग, सरकारी लोग आए थे, वो कह रहे थे कि हम रफ्ता रफ्ता सब कुछ चीज़ें ले आ रहे हैं, ये कल आटा आया और चीनी आया है, इसके बाद थोड़ी थोड़ी करके ये दाल भी ले आएंगे और सब कुछ लेके आएंगे। 24 घंटे खुला रहने वाला ये सस्ता बाजार सिर्फ उसी सूरत में ज़ख़ीरा अंदोजों और महंगाई का मुकाबला कर सकेगा जब यहाँ बिकने वाली तमाम चीजें मियारी भी होंगी। कैमरामैन ज़ियाफ़त अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।